Hey friends, what's up? Welcome to my YouTube channel Make the world of mechanical engineering contents. Today we are going to learn new topics of mechanical engineering materials. Let's get started. We were discussing about the fourth unit of mechanical engineering materials, that is non-ferrous metals and their alloys. तो इसका अगर हम वेटेज देखते हैं तो 10 मार्क का जो है इसका वेटेज है और टोटल जो जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको नॉन फेरस मेटल्स और अलॉयज से आ सकते हैं और देखा जाएगा तो उसको जो है टीचिंग आवर्स 8 आवर्स मेंशन किए गए हैं। ठीक है, 8 आवर्स में ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। ये एमएसबीटी की तरफ से दिया गया टीचिंग प्लान है। So we have discussed about the copper. What we are going to do today, we are going to study about the uh, copper zinc alloys. So among the first type of copper zinc alloy, we were discussing about the brasses. So brasses is nothing but the mixture of copper and zinc. The proportion of the zinc will be up to 50% and 50% will be the presence of copper. 50% क्या रहेगा, कॉपर रहेगा, 50% क्या रहेगा, जिंक रहेगा। अब जिंक क्यों ऐड कर रहे हैं? टू गिव द स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। ठीक है, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए कॉपर के अंदर थोड़ी सी जो है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वहां पर जिंक को ऐड किया जा रहा है। तो इस मिक्सचर को हम बोलते हैं ब्रास। अब जिंक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ही ऐड नहीं करता है, बल्कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर की रेंज भी 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में शिफ्ट कर देता है। अगेन, जिस तरीके से कॉपर नॉन कोरोसिव या वाटर रेजिस्टेंट कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल है, उसी तरीके से जिंक भी नॉन कोरोसिव या कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल। सो इन शॉर्ट ये प्रॉपर्टी एज इट इज रहेगी मिक्सचर बनने से पहले भी और मिक्सचर बनने के बाद भी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ, चेंज क्या होगा, डक्टिलिटी कम होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ी सी जो है यहाँ पे कम होगी हार्डनेस बढ़ने की वजह से। सॉफ्टनेस रिड्यूस होगी। फ्यूजिबिलिटी, फ्यूजिबिलिटी किसको बोलते हैं हम लोग, इसको मेल्ट करना है और किसी भी शेप में डिफॉर्म करना, तो उसमें आने वाली दिक्कत यहाँ पे जो है थोड़ी सी दिक्कत तो बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जिंक हमने ऐड कर दिया है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो यहाँ पे आएगी। सिर्फ प्योर कॉपर रहता तो उसको आसानी से हम मेल्ट कर पाते, कम टेम्परेचर पे ही वो जो है लिक्विड स्टेट में पहुंच जाता टोटली, और उसके बाद जो है उसको किसी भी कैविटी में डालकर कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू कोई भी शेप में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अदरवाइज कॉपर के ऊपर मशीनिंग ऑपरेशन भी इजीली परफॉर्म किए जा सकते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट और डक्टाइल इन नेचर होता है, इस वजह से। बट यहाँ पर जिंक अगर हम ऐड कर देते हैं कॉपर के साथ, तो उसकी हार्डनेस वहां पे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मशीनेबिलिटी जो है उसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। देन जो है उसकी फ्यूजिबिलिटी थोड़ी सी यहाँ पे जो है रिड्यूस हो जाएगी। प्योर कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो प्योर कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट as soon as we add zinc into the copper, because zinc does not possess the good conductivity of heat and electricity, because of this reason the mixture or the combination of brass, the combination of copper and zinc, which is named as brass, will possess the property of poor conductor of heat and electricity. सोल्डरिंग का ऑपरेशन इसमें आसानी से हो सकता है, जैसा कॉपर के अंदर भी हो रहा था, सेम इसी तरीके से। नॉन मैग्नेटिक रहेगा, जैसा मिक्सचर बनाने से पहले या अलॉय बनाने से पहले नॉन मैग्नेटिक था, वो एज इट इज रहेगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कॉपर की भी की जा सकती थी आसानी से, जिंक की भी की जा सकती थी, और दोनों की मिक्सचर की भी आसानी से की जा सकती है। किसके ऊपर की जा सकती है, निकल और क्रोमियम के ऊपर की जा सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटेड विद मेटल्स लाइक निकल एंड क्रोमियम, तो इन मेटल के ऊपर या ब्रास के
ब्रास का जो कंपोनेंट है उसके ऊपर निकल और क्रोमियम की कोटिंग की जा सकती है, ठीक है। ब्रास के कंपोनेंट के ऊपर निकल और क्रोमियम की कोटिंग की जा सकती है। तो बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा, जो टैप्स आते हैं ना, टैप्स जो प्लम्बिंग एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं, जो आपके घर में लगे हुए हैं, तो वो टैप्स के ऊपर जो है स्टेनलेस स्टील की तरह की फिनिशिंग आपको नजर आती है। बट अगर थोड़ा सा आप उसको जो है ऊपर का प्लेट निकाल कर देखेंगे, ऊपर का थोड़ा सा सरफेस को अगर आप जो है उसको पॉलिशिंग जो है ना उसके हटा के देखेंगे, तो पीछे आपको जो है येलो कलर का जो है मटेरियल नजर आएगा। सो वो येलो कलर क्या है, वो ब्रास है। ब्रास का क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, टैप्स क्यों बनाए जाते हैं ब्रास की मदद से? या येलो कलर के आपने टैप्स देखे होंगे, डायरेक्टली येलो कलर के ही होते हैं। या थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी जाती है, जो स्टेनलेस स्टील की तरह लुक देने लगता है। तो ये क्यों करते हैं हम लोग? ब्रास के ही टैप क्यों बनाए जाते हैं? ब्रास के जो टैप्स होते हैं वो सॉल्टी वाटर या फिर कितना भी जो है खराब पानी रहो, उसकी वजह से उसके अंदर क्या है, वो खराब नहीं होगा, उसमें कॉरोजन नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। ये ब्रास की जो है स्पेशलिटी है। चौबीसों घंटे भी अगर उस टैप से पानी कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा, तब भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि सॉल्टी वाटर या फिर ऐसा ऐसा किसी का अगर घर होगा जिसके अंदर बोरवेल मारा गया है, और वो बोरवेल के अंदर जो सॉल्ट है वो ज़्यादा सॉल्टी है, सॉल्ट का प्रोपोर्शन ज़्यादा है उस वाटर का, ये हार्ड वाटर है। तो उन जगहों पे क्या होता है, जो टैप्स होते हैं वो बहुत जल्दी चौक हो जाते हैं, लाइम्स बनने लगते हैं उनके। तो वो प्रॉब्लम ब्रास के साथ नहीं होती है। दैट इज व्हाई ब्रास इज प्रेफर्ड, ओके। और उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए, स्टेनलेस स्टील का लुक देने के लिए उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, और आमतौर पे वो क्रोमियम की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सो लुक एट द स्क्रीन। अब यहाँ पे जो टैप्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे टैप्स क्या हैं, ब्रास के बने हुए, ओके। तो ये ब्रास के टैप्स के ऊपर बाज़ दफ़ा क्या किया जाता है, ये क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी जाती है। तो देखने में ऐसा लगता है ये स्टेनलेस स्टील है, बट अंदर क्या है उसके, ब्रास होता है। तो ब्रास क्यों यूज कर रहे हैं? स्केलिंग जो है ना, स्केलिंग जो सॉल्टी वाटर के साथ स्पेशली जो प्रॉब्लम होता है स्केलिंग का, वो स्केलिंग का प्रॉब्लम ब्रास के साथ नहीं होता है। अगर हम आयरन या स्टील अगर वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्केलिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और वही अगर ब्रास इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रास में किसी टाइप का डिस्ट्रक्शन या कोरोजन नहीं होता है। दैट इज द रीजन बिकॉज ब्रास टाइप्स आर प्रेफर्ड इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आप। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रास के जो टैप्स ही बनते हैं, दूसरे क्या बोलेंगे, प्लम्बिंग इक्विपमेंट या प्लम्बिंग कंपोनेंट्स भी इसमें बनाए जाते हैं। इस तरीके के ना ये सारी चीजें इसमें बनती हैं। अच्छा चलो, ब्रास के जो है ना सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्लम्बिंग में ही इस्तेमाल होते हैं। आपका जो गैस वगैरह है ना, जहाँ पे जो एलपीजी गैस आप लोग घर में इस्तेमाल करते हो, उसका जो स्टोव रहेगा या उसका जो जहाँ से फ्लेम निकलता है, सेगड़ी जिसको बोलते हैं, तो उस वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जो पाइप होता है, वो पाइप को कनेक्ट करने के लिए इस तरीके के जो है कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ब्रास के जो एप्लीकेशन है बहुत वाइड है। तो क्यों ब्रास को प्रेफर किया जाता है? उसका सबसे पहला रीजन ये है कि वो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है और केमिकली रिएक्ट नहीं करता है। ये सबसे पहला रीजन। तो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? देखो, एप्लीकेशंस ऑफ द ब्रास: hydraulic fittings, bushes, bearing, pump lining and utensils। इन सारी जगहों पे ब्रास का इस्तेमाल होता है। देन अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रास, ये सब टाइप ऑफ ब्रास क्या है यहाँ पे? नेवल ब्रास या टिन ब्रास। अब नेवल ब्रास और टिन ब्रास किसको बोलेंगे? जिसके अंदर 60% कॉपर, 39% जिंक और 1% टिन रहेगा। 60% कॉपर, 39% जिंक एंड 1% टिन। ऐसा मिक्सचर है, तो ऐसे मिक्सचर को कहेंगे हम लोग नेवल ब्रास या टिन ब्रास। So when a tin is added into the brass below 2% proportion, then the hardness and tensile strength of the mixture will get increased। अब यहाँ दिक्कत क्या है? देखो, टिन जो है ना, टिन को अगर ऐड करना है आपको, तो दो मैक्सिमम उसकी एक लिमिट दी गई है 2%, उसके अंदर ही उसको हमको रखना पड़ेगा। 0.1, 0.2, 0.51
1.2 1.5 1.7 1.92, तो बस ये 2 के अंदर ही जो है ना उसका रहेगा। मैक्सिमम लिमिट मेंशन की गई है 2%। बट स्पेशली अगर हम बात करते हैं नेवल ब्रास की, तो इसके अंदर जो टिन का प्रोपोर्शन है वो 1% पे लिमिटेड है। टिन 2% से ज्यादा क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं इसमें, ये क्वेश्चन आना चाहिए ना आपके माइंड में। तो टिन ज्यादा अगर ऐड कर देंगे तो वो क्या करेगा, डक्टिलिटी को और सॉफ्टनेस को जो है ना मिक्सचर के, वो रिड्यूस करना शुरू कर देगा। There will be certain reduction in the softness and ductility of the mixture if we add tin in a larger proportion or more than 2%. That is the only reason we are limited to 1% only in case of tin brass or naval brass. तो इसमें ऐसा 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 आप याद रख सकते हो कि 60-40 का जो है प्रोपोर्शन है इसमें। 60% कॉपर है और 40% में जो है 40% को दो अलग अलग सब टाइप्स आते हैं उसमें, 39% जिंक है और 1% टिन। ऐसे भी आप याद रखेंगे तो चले। तो इस मिक्सचर को कहा जाता है नेवल ब्रास। अब इसके प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके के प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलते हैं नेवल ब्रास में या टिन ब्रास में। कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया होता है, टेनासिटी इज हाई, गुड वर्किंग क्वालिटीज, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंपैरेटिवली बेटर जो है हार्डनेस। तो ऑलमोस्ट जो सारे प्रॉपर्टीज है वो जैसा हमने इससे पहले देखे थे ब्रास के अंदर, बस वही तकरीबन वैसे ही प्रॉपर्टी। बस इसमें सिर्फ क्या हुआ है, क्योंकि हमने इसमें टिन ऐड किया तो हार्डनेस थोड़ी सी निकलेगी, बाकी कोरोजन रेजिस्टेंट वैसे ही है। ठीक है, और हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ चुकी है, सॉफ्टनेस और डक्टिलिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, फ्यूजिबिलिटी वैसी रहेगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है प्रॉपर्टीज सेम ही है, बस सिर्फ और सिर्फ हार्डनेस में वेरिएशन आ रहा है। कहाँ पे इस्तेमाल होता है टिन ब्रास या नेवल ब्रास? नेवल कंस्ट्रक्शंस। नेवल कंस्ट्रक्शंस मतलब क्या है, जो मरीन इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे शिप्स वगैरह बनेंगे, सबमरीन्स बनेंगे, या मरीन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग कंपोनेंट्स बनेंगे, अलग अलग पार्ट्स बनेंगे, तो उन जगहों पर टिन ब्रास को या नेवल ब्रास को इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज द ओनली रीजन इट इज नेम्ड एज नेवल ब्रास, as well as it is also used for welding rods and piston rods. It is used for propeller shafts. It is used for valve stem, pump impeller, nut and bolt. अभी यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो वॉल स्टेम किसको बोलते हैं, तो ये जो है ना, ये जो है आपका स्टेम है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं तो ऐसा कहूँगा कि 90 या 95% केसेस में ये जो स्टेम होता है ये आपको ब्रास का ही देखने को मिलेगा, नेवल ब्रास। पंप इम्पेलर्स, नट और बोल्ट, ये तो नट और बोल्ट तो आपको पता ही है। पंप इम्पेलर्स मतलब क्या है, जो ये इम्पेलर्स जो है ना आमतौर पे कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, पहले इम्पेलर्स ये समझना जरूरी है। जहाँ पे भी हमको हाई प्रेशर चाहिए वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। अब इसका मेजर एप्लीकेशन अगर हम बात करते हैं इसकी मेजर एप्लीकेशन की, तो हाइड्रो पावर प्लांट, जहाँ पे टरबाइंस के ऊपर वाटर को गिराकर टरबाइंस को रोटेट किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर उस तरीके के इम्पेलर्स का इस्तेमाल होता है। देन उसी के साथ साथ थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर जो है इसका इस्तेमाल होता है। और भी बहुत सारे छोटे मोटे एप्लीकेशंस भी है उसको। सबसे अगर बेसिक एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो ब्लैक स्मिथ जो होता है ना, ब्लैक स्मिथ, या फिर आप अगर बहुत ही रिमोट एरिया में गए हैं जहाँ पे गैस वगैरह का कोई प्रोविजन नहीं है, तो आप लोगों ने देखा होगा जो होटल वगैरह रहते हैं उसमें एक हाथ से वो गोल गोल घुमाता है और दूसरे एंड पे जो है वो हवा, प्रेशराइज्ड एयर आती रहती है और वहाँ पे जो है उसका कोल वगैरह बर्न होते रहता है। वहाँ पे भी आपको सेम टाइप के इम्पेलर्स देखने को मिलता है। ठीक है, देन प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट कहाँ पे इस्तेमाल होती है आपकी, जो आपको पीछे से देखने पर ऐसा लगता है कि गोल घूम रहा है, पीछे से अगर गाड़ी से आप देखते हो ना, देखो इस तरीके से अगर आप देखते हो गाड़ी में से पीछे से आपको नजर आता है एक रॉड गोल घूम रही है, सो दैट इज नथिंग बट योर प्रोपेलर शाफ्ट। ठीक है, वो आपकी पूरी की पूरी प्रोपेलर शाफ्ट होती है। तो आमतौर पे जो बड़े हेवी व्हीकल्स होते हैं, हेवी ड्यूटी व्हीकल्स जो होते हैं, उनमें ये आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। देखो इस तरीके की जो रॉड आपको नजर आती है ना, बाहर से देखते हैं तो इसको कहते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। इनका इसका जो मेन
पर्पज है या फंक्शन है वो पावर को ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह, इंजन से लेकर व्हील्स तक पावर ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बस इतना समझ। तो प्रोपेलर शाफ्ट बनाने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। देन उसके बाद वेल्डिंग रॉड्स बनाने में एज अ फिलर मटेरियल। देन उसके बाद पिस्टन रॉड्स बनाने में, तो पिस्टन रॉड और पिस्टन किसको बोलते हैं ये भी आपको पता होगा। इस तरीके के जो है ये कनेक्टिंग रॉड होती है, इसको पिस्टन रॉड बोलते हैं। ये आपका पिस्टन है, तो एक क्रैंक शाफ्ट से जो है इसको अटैच करना है, तो ये क्रैंक शाफ्ट में ये लॉक हो जाएगा, ये पिस्टन में जाके लॉक हो जाएगा। ये पिस्टन है, सिर्फ ये इतना सिर्फ हिस्सा ऊपर का आपको नजर जो आ रहा है ना, ये आपका पिस्टन है। और ये जो है सिर्फ इंडिविजुअल इतना पार्ट, ये आपका क्या है, कनेक्टिंग रॉड बोलो या आप इसको या पिस्टन रॉड बोलो, कुछ भी बोलो। तो इसका क्या फंक्शन है, क्रैंक शाफ्ट को पिस्टन के साथ अटैच करना, जोड़े रखना। तो ये बनाने में भी जो है इस्तेमाल होता है आपके नेवल ब्रास का या टिन ब्रास का। सेकंड टाइप ऑफ ब्रास इज मुंड्स मेटल। अब मुंड्स मेटल किसको बोलेंगे, जिसमें 60% कॉपर और 40% जिंक है, 60-40 वाला परसेंटेज है। यहाँ से हमने क्या किया, बस टिन को निकाल दिया। यहाँ पे क्या था, 60% कॉपर, 39% जिंक था और 1% टिन था। अब हमने क्या किया, यहाँ से टिन को हटा दिया, 60% कॉपर और 40% जिंक, बस। तो इसको क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, मुंड्स मेटल। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो दिस alloy becomes a single phase at about 700 degrees centigrade. It is reddish in color. It can be readily hard worked or rolled in temperature range at 600 degrees centigrade to 800 degrees. It has a tensile strength of 350 to 400 Newton per mm square. It has high strength and hot workability. But in short, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मुंड्स मेटल की हार्डनेस एज कम्पेयर विद द नेवल ब्रास और टिन ब्रास थोड़ी सी कम होती है, तो that would be more accurate because we are not adding tin in this mixture। ठीक है, तो ये सॉफ्ट रहता है और 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये सिंगल फेस में ही रहता है और रेडिश कलर के अंदर होता है। और इसको हॉट वर्किंग के लिए जो है प्रेफर किया जाता है। 600 से लेकर 800 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज तक भी अच्छे से काम कर सकता है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसमें बहुत अच्छी है, 350 से लेकर 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक की होती है इसमें। ठीक है, एज कम्पेयर विद द प्योर कॉपर, क्योंकि हमने इसमें जिंक ऐड कर दिया है तो इसकी जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ रिड्यूस हुई है। अगर आप प्योर कॉपर की देखेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा होती है इसकी, 700 के अराउंड, 600 से लेकर 700 के बीच में पकड़ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बट यहाँ पर क्योंकि हमने इसमें जिंक ऐड कर दिया है तो इसलिए इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो गई है, बट यहाँ पे स्टेबिलिटी उसके अंदर आ गई है या फिर स्ट्रेंथ थोड़ी सी उसके अंदर बढ़ चुकी है। तो इस मिक्सचर को कहेंगे हम लोग मुंड्स मेटल। अब ये मुंड्स मेटल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, यूटेंसिल्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स बनाने में, बोल्ट्स बनाने में, पंप के पार्ट्स बनाने में, कंडेंसर ट्यूब्स बनाने में, शिप शीथिंग और परफोरेटेड मेटल वॉल स्टेम्स, आर्किटेक्चरल वर्क, मरीन फिटिंग्स, कंडेंसर हेड्स, रेडिएटर कोर्स, स्प्रिंग्स, चेन्स, ये सब चीजें बनाने में यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो इसमें से कुछ एक चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वॉल स्टेम किसको बोलते हैं, तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि वॉल स्टेम जो गोल घूमने वाला हिस्सा है ना, स्टेम जो है ना बीच में जो रोटेट होते रहता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसकी वजह से आपका जो वाटर का फ्लो है वो ऑन और ऑफ होता है या स्टार्ट या स्टॉप होता है। अब मैं आपको जो बता रहा था ना कि कॉपर के ट्यूब्स इस्तेमाल हो रहे हैं आपके एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और वाटर कूलर के अंदर, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे स्पेसिफिकली वो यूज होते हैं कंडेंसर ट्यूब। तो कंडेंसर ट्यूब किस तरीके की नजर आती है, ये चीज जो है आपकी जानी पहचानी चीज है आप। तो ये जो देखो अभी कंडेंसर की ट्यूब जो आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं और पीछे जो है जाली की जैसा जो मेश की तरह नजर आ रहा है, दैट इज नथिंग बट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द कंडेंसर। तो जिसके पास भी पुराना वाला मॉडल है रेफ्रिजरेटर का घर के अंदर, तो उन्होंने देखा होगा कि उनके रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में इस तरीके की ब्लैक कलर की जाली लगी हुई। सो दैट जाली और mesh is nothing but the condenser coil, and the function of this condenser coil is to dissipate the heat from refrigerant to atmospheric air
and to increase the heat dissipation rate and to increase the surface area of this condenser tube, we are using this fins. ये जो जाली नजर आ रही है ना आपको, बारीक 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 जो आपको रॉड्स नजर आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए और कंडेंसर ट्यूब्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे इस ब्लैक कलर के अंदर, ब्लैक कलर की कोटिंग के पीछे क्या है? अगेन कॉपर है। कॉपर का कौन सा टाइप है? ब्रासिस वाला टाइप है। ब्रासिस में कौन सा वाला टाइप है? मोन्स मेटल है। मोन्स मेटल का कंपोजिशन क्या है? 60% कॉपर, 40% जिंक। क्यों हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर? बिकॉज मोन्स मेटल इज नॉन रिएक्टिव विद द एजेंट और द सब्सटेंस विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप्स। इसको ब्लैक कलर से क्यों कोट किया गया है? बिकॉज ब्लैक बॉडी की एक अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपने स्पेसिफिक जो है प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या होते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज? वो हीट भी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और डिसिपिएट या लिबरेट भी जल्दी कर देता है। ठीक है, तो दैट इज द ओनली रीजन because of which we are using brass pipes, or specifically I would like to tell that Muns metal is used for making these condenser tubes और condenser coils। इस तरीके के कंडेंसर कॉइल सिर्फ आपके रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में नहीं है, ये आपके एयर कंडीशनर के बैक साइड में भी है। आउटडोर यूनिट जहां लगा होता है ना, वहां पे भी आपको इस तरीके का एलिमेंट या कंपोनेंट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ वाटर कूलर अगर आप देखोगे तो वाटर कूलर में भी आपको जो है इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो सभी जगह पर जहां पर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, देखो ये आउटडोर यूनिट है आपका, एयर कंडीशनर का आउटडोर यूनिट इसी तरीके से होता है जो घर के बाहर लगाया जाता है। तो उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो देखो ये पाइप्स है आपके कंडेंसर पाइप्स। So these condenser pipes are made with the copper and specifically with the Muns metal, जिसके अंदर 40% जिंक और 60% कॉपर होता है। So this is all about your applications of Muns metal. So ये जो दो टाइप्स हैं कौन से नेवल ब्रास या टिन ब्रास, ठीक है, ये वाला टाइप, एंड देन मुन्स मेटल, ये दोनों आते हैं आपके ब्रासिस मेटल। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है कॉपर और जिंक के मिक्सचर में। ठीक है, ब्रास किसको बोल रहे हैं? 50-50%, कॉपर 50% और जिंक 50%। मुन्स मेटल किसको बोल रहे हैं? कॉपर 60%, जिंक 40%। नेवल ब्रास या टिन ब्रास किसको बोल रहे हैं हम लोग? कॉपर 60%, जिंक 39% और टिन 1%। इतना याद रखो बस कंपोजिशन। Then we will talk about the second type of copper, that is copper tin alloys। इसमें सबसे पहला जो है ये वाला पोर्शन अभी हम देखने जा रहे हैं, ये वाला पोर्शन कॉपर और टिन। इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो आता है आपका ब्रोंज। ब्रोंज किसको बोलेंगे? ब्रोंज, जिसमें क्या कर रहे हैं? कॉपर टिन दोनों का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। हाँ, कुछ कंडीशन में इसमें जिंक भी हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ब्रोंज के अंदर टिन हो या जिंक हो सकता, हर ब्रोंज मटेरियल के अंदर जिंक हो ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, कुछ कंडीशंस में जिंक भी हो सकता है, बट मैंडेटरी क्या चीज है उसके? मैंडेटरी इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके? कॉपर और टिन। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ब्रोंज के किस तरीके के प्रॉपर्टीज होते हैं? ब्रोंज possesses superior mechanical properties and corrosion resistance than brass. It is comparatively hard and it resists the surface wear. It can be shaped or rolled into rods, sheets and wires. Costlier than brasses. Anti-friction और bearing properties। तो ये ब्रोंज के अंदर देखो कुछ एक प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहला क्या है कि ब्रोंज के जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ गया आपका? स्ट्रेंथ आ गई, टफनेस आ गई, हार्डनेस आ गई, ब्रिटलनेस आ गई, देन उसके बाद जो है रेजिलेंस आ गया, क्रीप आ गया, देन उसके बाद जो है आपका
टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई, ये सारी चीजें जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंडर में आती है। तो ब्रोंज की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर्ड विद ब्रास। क्यों अच्छी होती है, उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन ऐसे है कि ये ब्रोंज जो होते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं, ब्रास के कंपेरेटिवली ब्रोंज थोड़े से हार्ड होंगे, इसके अंदर हार्डनेस ज्यादा रहेगी, तो इस वजह से उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी अच्छी होती है। यही रीजन है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अच्छे होने। और चूंकि ये हार्ड है, तो हार्ड रहेगा तो क्या होगा, उसका वियर रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी या कैपेसिटी भी इसकी अच्छी रहेगी एज कंपेयर्ड विद द ब्रास। अच्छा चलो, इतना हार्ड है तो ब्रिटल नहीं हो गया, वो हार्डनेस थोड़ी सी ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड हो गया आयरन के उतना हार्ड हो गया, नहीं, हार्ड है, ब्रास के कंपेरेटिवली थोड़ा सा हार्ड है, बट ये भी अभी आयरन के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो बहुत सॉफ्ट होता है, बट ब्रास के कंपेरेटिवली देखेंगे तो हार्ड है। तो दोनों के बीच में है, आयरन और ब्रास के बीच वाली कंडीशन में ये आता है। अच्छा चलो, इसकी हार्डनेस ज्यादा होती है, इसका मतलब इसका ऐसा नहीं है कि इसको रोलिंग नहीं की जा सकती या दूसरे जो है इसके ऊपर डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट हुआ है इसका, ऐसा नहीं है। डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी भी ठीक ठाक होती है इसके अंदर, इसको इजीली जो है रोलिंग, इसके ऊपर रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, और इसको थिन रॉड्स में, थिन शीट्स के अंदर, थिन बार्स के अंदर उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ब्रास के कंपेरेटिवली इसकी ब्रोंज की कॉस्ट ज्यादा होती, ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा ब्रास के कंपेरेटिवली। एंटी फ्रिक्शन और बियरिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, तो बियरिंग्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं, यही रीजन की वजह से। बट इनके अंदर जो है एंटी फ्रिक्शन या फिर बियरिंग की प्रॉपर्टीज अच्छी होती है, और वियर रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा होता है इसका। तो फिर क्या बनाने के अंदर यूज होता है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ है, क्या है इसके, ब्रोंज कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। कास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है ब्रोंज, कॉइन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ब्रोंज, स्प्रिंग्स बनाने में, टैब्स बनाने में, मरीन पंप्स बनाने में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में इस्तेमाल होता है, कैम्स और बस्टिंग्स बनाने में इस्तेमाल होता है, माइन केबल्स बनाने में होता है, शिप शीथिंग बनाने में इस्तेमाल होता है, या वॉल पार्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है इसका, बुशेस, क्वार्टर पिन्स, क्लच डिस्क, ये चीजें बनाने में ब्रोंज का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम इसका मेजर एप्लीकेशन की बात करेंगे तो पहले जो होता था ब्रोंज के कॉइन्स आया करते थे, और एक इसका एप्लीकेशन है ये बुलेट के शेल्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है इसका। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, तो हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल स्विच जो एमसीबीज वगैरह होते हैं उसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये इसका इस्तेमाल होगा ब्रोंज का। मेडल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है ब्रोंज का, ठीक है। माइन केबल्स किसको बोलते हैं, माइन केबल्स मतलब जो अंडरग्राउंड अभी जो केबल्स आते हैं ना, अभी देखो इंटरनेट से पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो सर्वर्स के साथ जो है उसको अगर हमको वायर के साथ कनेक्ट करना है तो एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट के बीच में कैसे करेंगे उसको, तो बड़े बड़े वायर जो है ना आपके सी के अंदर से, जो सी के अंडरग्राउंड सी के से जो है उसको पास करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा ही लेते हैं, तो हमारे पास जो है मुंबई से बहुत सारी जो है केबल्स अंडरग्राउंड सी वाटर से होती हुई आ रही है, मुंबई से लेकर पालघर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो केबल्स हैं वो सी वाटर के थ्रू होते हुए आ रहे हैं, बीनीथ द सी। तो ये केबल्स वगैरह बनाने में ब्रोंज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इट इज वेरी गुड रेजिस्टेंट टू कॉरोजन। इसी के साथ साथ मरीन इंडस्ट्रीज में भी इसका जो है वाइड एप्लीकेशन, मरीन पंप्स बनाने में, शिप शीथिंग्स बनाने में, या वॉल पार्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल मेजरली किया जाता है। अब ब्रोंज के भी जो है अलग अलग सब टाइप्स हैं। कौन से ब्रोंज है, देखो इसमें फास्फोरस ब्रोंज है, सिलिकॉन ब्रोंज है, एल्यूमिनियम ब्रोंज है, बेरिलियम ब्रोंज है। अब ब्रोंज के साथ दूसरा एजेंट कौन सा हम डाल रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे नाम दे दिया गया है। अब ब्रोंज का क्या है, यहाँ पर ब्रोंज का कंपोजिशन किस तरीके से है, कॉपर टिन, ये दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रोंज बोल रहे हैं।
कॉपर, टिन और फास्फोरस डाल दो तो वो कहलाएगा फास्फोरस ब्रॉन्ज। कॉपर, टिन, सिलिकॉन डाल दो तो वो कहलाएगा सिलिकॉन ब्रॉन्ज। कॉपर, टिन, एल्यूमिनियम डाल दो वो कहलाएगा एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। कॉपर, टिन, बेरिलियम डाल दो तो वो मिक्सचर कहलाएगा बेरिलियम ब्रॉन्ज। तो इस तरीके से इसको जो है सब टाइप से। अब कंपोजिशन किस तरीके से है वन बाय वन देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आता है फास्फोरस ब्रॉन्ज। किसको बोलेंगे फास्फोरस ब्रॉन्ज? जिसके अंदर 93.7% कॉपर, 6% टिन और 0.3% फास्फोरस होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फास्फोरस ब्रॉन्ज। अब फास्फोरस की जो रेंज है वो 0.01% से लेकर 0.5% के बीच में वैरी कर सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 0.3% ही रहेगा, उसकी रेंज थोड़ी सी वैरी हो सकती है। देन कुछ स्पेशल फास्फोरस ब्रॉन्ज ऐसे भी है जिनका कंपोजिशन इस तरीके से होता है। किस तरीके से होता है? जिसके अंदर कॉपर का जो परसेंटेज रहेगा 86.7% कॉपर रहेगा, 12% टिन रहेगा और 0.3% फास्फोरस। तो इसमें भी जो है फास्फोरस ब्रॉन्ज में भी दो अलग अलग सब टाइप्स हैं फिर, और दोनों का जो कंपोजिशन है थोड़ा सा अलग अलग। ऑब्वियसली इनके प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगे। कॉपर का परसेंटेज वैरी हो रहा है। कॉपर देखो फर्स्ट वाले कंडीशन में क्या कर रहे हैं हम, 93.7% कॉपर रहे तो कैसा रहेगा? सॉफ्ट और डक्टाइल रहेगा ये वाला मिक्सचर। इस वाले मिक्सचर में हमने क्या किया है? कॉपर का परसेंटेज 86.7% कर दिया है। दैट मींस हमने वी हैव रिड्यूस्ड द परसेंटेज ऑफ द कॉपर। दैट मींस it will become somewhat harder as compared with the previous one. अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं फास्फोरस ब्रॉन्ज की, तो इसमें किस तरीके की प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिल सकती हैं? अच्छी खासी स्ट्रेंथ, टफनेस, इन शॉर्ट इसके जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रहेंगे वो भी सुपीरियर है, जैसा इससे पहले हमने डिस्कस किया। कोरोजन रेजिस्टेंस भी इसका बहुत अच्छा रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका लो रहता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलेंगे? जब भी दो सरफेसेस आपस में टकराते हैं, जब भी उनका फ्रिक्शन होता है आपस में, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है या जो वियर एंड टियर होता है वो कम होगा इन केस ऑफ फास्फोरस। इट इज नॉट ससेप्टेबल टू सीजन क्रैकिंग। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फाइबर का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ओपन स्काई के अंदर अगर आप रखते हो 1 साल के लिए बगैर टच किए कि उसको बस अपनी जगह पे रख दो, तो वो इतना ज्यादा जो है खराब हो जाएगा, उसके क्रैक आ जाएंगे, वो टूट जाएगा। क्यों होता है वैसा? क्योंकि जब हम इसको ओपन स्काई में रखते हैं तो उसके ऊपर धूप भी पड़ती है, उसके ऊपर बारिश भी होती है, उसके ऊपर टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर के इफेक्ट भी होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो उसको सस्टेन नहीं कर पाता और वो खराब हो जाता है, टूट जाता है, क्रैक आ जाता है उसके बाद। इन शॉर्ट वो यूजलेस हो जाता है। पॉलीमर की बात कर रहा हूँ मैं, फाइबर की बात कर रहा हूँ। फाइबर की कोई भी चेयर या फिर फाइबर का कोई भी वाटर एयर कूलर, ऐसा कोई भी चीज अगर आप ओपन स्काई में रखते हैं, या वॉशिंग मशीन, क्या होगा? आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स रखे रखे वो खराब हो जाएगा। हालांकि पॉलीमर को क्या माना जाता है? पॉलीमर को ऐसे माना जाता है कि वो डिकम्पोज नहीं होता है, बट अगर उसको हम ओपन स्काई में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है? वहां पे उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ऑब्वियसली वो स्लोअर रेट में, बहुत स्लोअर रेट में है एज कम्पेयर विद ऑर्गेनिक मटेरियल्स सब्सटेंसेस, बट वहां पे डिस्ट्रक्शन तो हो रहा है उसका। उस टाइप का जो प्रॉब्लम यहाँ पर ब्रॉन्ज के साथ नहीं। सीजनल इफेक्ट या टेम्परेचरल इफेक्ट या एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स का जो है यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे वियरिंग रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया मिल जाएगी यहाँ। अब वियरिंग रेजिस्टेंस का डायरेक्ट कनेक्शन अगेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे क्या है? कम होता है, तो ऑब्वियसली आपको वियरिंग रेजिस्टेंस अच्छा देखने को मिलेगा। देन हाई इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं? जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप, उसके डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं, और जैसे ही हम वो फोर्स को
रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं फोर्स को वहां से, तो बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। जैसे हमने फोर्स हटा दिया तो क्या होगा, वापस बॉडी अपने पुराने वाले पोजीशन में, पुराने वाले शेप में, पुराने वाले स्ट्रक्चर में चली जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। तो ये इलास्टिसिटी फास्फोरस ब्रॉन्ज के अंदर हमको मिल जाती है। सॉल्ट वाटर, देखो वाटर के अंदर भी जो है ना, सॉल्ट वाटर सबसे डेंजरस होता है। सॉल्ट वाटर का जो डिस्ट्रक्शन रेट है, मतलब सॉल्ट वाटर की वजह से जो मेटल का डिस्ट्रक्शन रेट होता है वो बहुत फास्टर होता है, बहुत फास्टर। स्केलिंग होती है इसके ऊपर। और जो भी मेटल है वो जल्दी डिस्ट्रक्ट होने लगता है, जल्दी खराब होने लगता है। आयरन तो बहुत ही जल्दी। तो इसलिए क्या करते हैं वहां पे आयरन के अल्टरनेट, जैसे हमने ब्रास देखा, ब्रॉन्ज देखा, उसके सब टाइप्स देखे। तो बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने देखा कि मरीन ब्रास, नेवल ब्रास। तो क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग अल्टरनेट, ये सारी चीजें क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज आयरन वहां पे सुटेबल नहीं है। आयरन के रिजल्ट सॉल्ट वाटर में या सी वाटर में अच्छे रिजल्ट्स नहीं है उसके। दैट इज द रीजन वी आर गोइंग फॉर नॉन फेरस मेटल्स। तो अगेन यहाँ पे फास्फोरस ब्रॉन्ज की भी अगर हम बात करते हैं तो ये भी सी वाटर को अच्छे से रेजिस्ट कर पाता है या सस्टेन कर पाता है। लाइफ अच्छी रहेगी इसकी मरीन इंडस्ट्रीज में भी अगर इसको इस्तेमाल। इसके ऊपर फोर्जिंग ऑपरेशंस अच्छे से परफॉर्म किए जा सकते हैं, ड्राइंग ऑपरेशंस अच्छे से परफॉर्म किए जा सकते हैं। कोल्ड वर्किंग इसके ऊपर, या कोल्ड रोलिंग या कोल्ड कास्टिंग। कोल्ड रोलिंग किसको बोलेंगे? जब भी हम रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। रोलिंग ऑपरेशन किसको बोलते हैं? जब भी जो दो रोटेटिंग रोलर्स होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, जैसा गन्ने का जूस पिया ना आप लोगों ने, गन्ने को दो रोटेटिंग रोलर्स के बीच में से पास करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो प्रेस हो जाता है। वही सेम है रोलिंग ऑपरेशन। मेटल्स के अंदर भी उसी तरीके से सेम रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। जब भी दो रोटेटिंग रोलर्स होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो उनके बीच में से जब भी जो है पास करवाएगा, पास करवाने की वजह से क्या होगा, वहां पर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होगा और लेंथ इंक्रीज होगी। और अगर यही ऑपरेशन अगर हम रूम टेम्परेचर पे परफॉर्म करा रहे हैं तो इसको कहा जाएगा कोल्ड रोलिंग। कोल्ड रोलिंग के लिए फास्फोरस ब्रॉन्ज सूटेबल होता है। अगेन कास्टिंग के लिए भी सूटेबल होता है। फोर्जिंग ऑपरेशंस, ड्राइंग ऑपरेशन। ड्राइंग मतलब क्या है? थिन वायर, थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर पाना, ये हॉट रोलिंग के मदद से ही पॉसिबल होगा। देन उसके बाद फोर्जिंग ऑपरेशंस, इंपैक्ट फोर्स वगैरह जो लगाए जाते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए सूटेबल है। अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है आपका फास्फोरस ब्रॉन्ज, तो बेयरिंग्स में, जिन बेयरिंग में आपको अच्छी बेयरिंग रेजिस्टेंस वाली जो है प्रॉपर्टी चाहिए होती है, और ऑब्वियसली हमको हर बेयरिंग के अंदर गुड वियर रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी चाहिए होती है, तो वहां पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वॉर्म व्हील्स बनाने में, वॉर्म व्हील्स क्या है? ये गियर्स के एक टाइप्स हैं। गियर्स बनाने में, अभी गियर्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। गियर्स लिमिटेड नहीं है, बहुत ब्रॉड है वो भी फील्ड। गियर्स की सब टाइप्स, कई सारे सब टाइप्स यहाँ पे देखें, तो उसमें से एक टाइप जो है गियर का, एक टाइप है वॉर्म व्हील। स्प्रिंग्स बनाने में, देन बुशेस बनाने में, क्वार्टर पिन्स बनाने में, फ्लैश डिस्क बनाने में, स्प्रिंग्स बनाने में, टैप्स बनाने में, मरीन पंप्स बनाने में, बाउंड्री बनाने में, कॉपर ब्लेड्स बनाने में, इन जैसे सारी जगहों पे जो है आपके फास्फोरस ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता है। देन हम अगर सिलिकॉन ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो इसका कंपोजिशन किस तरीके से है? 90 to 97% कॉपर है, 1 to 4% सिलिकॉन है, और अप टू 1% मैग्नीशियम। ठीक है। साथ ही साथ एक छोटी सी अमाउंट में टिन, जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम को भी ऐड किया जाता है, बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन में, बहुत स्मॉल क्वांटिटी। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, सबसे बड़ा जो प्रेजेंस है इसमें, वो 90 to 97% कॉपर का ही है। तो इसकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से रहेंगे? गुड कोरोजन रेजिस्टेंट, एक्सीलेंट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
क्यों? क्योंकि इसके अंदर 90 to 97% कॉपर है। स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक देखने को मिलेगी हमको, क्योंकि हम इसमें टीन वगैरह ऐड कर रहे हैं, टीन, जिंक और आयरन ऐड कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ भी हमको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। रोलिंग ऑपरेशंस पे अच्छे से परफॉर्म किए जाते हैं, स्टैंपिंग और फोर्जिंग ऑपरेशंस भी अच्छे से परफॉर्म किए जा सकते हैं, और कास्टिंग भी इसको अच्छे से किया जा सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन ब्रॉन्ज। अब इसके एप्लीकेशंस की अगर हम बात करेंगे, क्या क्या एप्लीकेशंस है इसके, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है सिलिकॉन की? जी, स्टोरेज वेसल्स फॉर केमिकल्स एंड गैसेस। जो बड़े बड़े कंटेनर्स नजर आते हैं ना आपको, जिसमें केमिकल, जो ट्रक्स वगैरह है ना, जो केमिकल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या स्टोर करने के लिए नजर आते हैं, बड़े बड़े टैंक्स जो बने हुए होते हैं, वो टैंक्स बनाने में, वेसल्स बनाने में इस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। मरीन कंस्ट्रक्शंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रूज, बेल्ट्स, ट्यूबिंग्स, पंप्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है। नट बोल्ट्स बनाने में, रिवेट्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। बॉयलर पार्ट्स, टैंक्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। सो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ सिलिकॉन ब्रॉन्ज। देन एल्यूमिनियम ब्रोंज की अगर हम बात करेंगे, थर्ड टाइप एल्यूमिनियम ब्रोंज। इसका कंपोजिशन किस तरीके से? कॉपर 88%, एल्यूमिनियम 8%, आयरन 3%, टिन 0.5%। तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? एल्यूमिनियम कॉपर एल्यूमिनियम अलॉय। इसके प्रॉपर्टीज किस तरीके से रहेंगे? स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी इसमें। देखो कॉपर का परसेंटेज कम हो गया है, दूसरे अभी आयरन का परसेंटेज देखो 3% तक चला गया, टिन का परसेंटेज देखो 0.5% चला गया, एल्यूमिनियम का परसेंटेज देखो 0.8% तक चला गया। तो इस वजह से क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। कोरोजन रेजिस्टेंट तो ऑलरेडी है ही, सभी सारे ही टाइप जो है कोरोजन रेजिस्टेंट ही है ऑलमोस्ट। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर इसका 1040 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाएगा। क्योंकि इसके अंदर आयरन का परसेंटेज बढ़ा दिया है, इसकी वजह से इसको जो है इसमें ऑक्सीडेशन हो सकता है। स्केलिंग या जो है ब्लैक कलर के जो है धब्बे, जैसा आपको आमतौर पे किसी भी वेल्ड किए हुए पार्ट के ऊपर नजर आ सकते हैं। दो मेटल पीसेस को अगर आप आर्क वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइंट कर रहे हैं, आर्क वेल्डिंग उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा खराब हो जाता है ऑक्सीडेशन की वजह से। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, the oxygen present in the atmosphere will react with a particular area, and because of that reaction the surface of that particular area will get black shaded. इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। अब चूंकि इसके अंदर भी आयरन है, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। देन उसके बाद कास्टिंग ऑफ मेटल्स आर साउंड and not liable to segregation. The aluminum used must be free from impurity, a small quantity of which is found to produce a very marked deterioration. The commercial aluminum bronze are particularly non-magnetic, but certain complex bronzes containing appreciable proportion of iron are magnetic. तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर आयरन का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, बढ़ने के बावजूद वो 3% के अंदर ही रहेगा, ठीक है, तो वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे अराउंड 3% जो है आयरन का प्रेजेंस है, और अगर इससे कम प्रेजेंस रहता है, बिलो 3% के जो है उसका प्रेजेंस है आयरन का, तो वो नॉन मैग्नेटिक आपको मिक्सचर। कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये? एल्यूमिनियम ब्रोंज is at present most satisfactorily copper alloy for die casting, since it causes less corrosion of dies than brasses. It is used in making hot stamping, although it is not easy to work in this respect as brass or manganese. It is also used in massive work, gearing materials and locomotives. So these are the some applications of aluminum ब्रोंज, जिसके अंदर कॉपर का परसेंटेज 88%, एल्यूमिनियम का परसेंटेज 8% और आयरन का परसेंट 3% होता है, और साथ साथ टिन का परसेंट 0.5% होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या पॉइंट दिया हुआ है? अ डिसएडवांटेज ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोंज इज दैट इट यूजुअली डेवलप्स अ सरफेस फिल्म ऑफ हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन यूज्ड फॉर करंट कैरिंग पर्पसेस. This film tends to give rise to high electrical resistance and render jointing a matter of difficulty.
ये एक टेक्निक है, देखो मतलब ये क्या एक प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को हम क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रहे हैं। Aluminum bronze is a bad conductor of electricity, बट बैड कंडक्टर है वो। क्यों बैड कंडक्टर है? बिकॉज जब भी हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो वो क्या करता है, एक बैरियर तैयार करता है, एक रेजिस्टेंस तैयार करता है, एक बैरियर तैयार करता है, जिसकी वजह से वहां पे जो है हीट प्रोड्यूस होने लगती है, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होने लगता है। तो उस हाई टेम्परेचर को इस्तेमाल किया जा सकता है दो पीसेस को ज्वाइंट करवाने के लिए, वेल्डिंग करने। ठीक है, ये जो है डिफिकल्टी को एज अ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लिया गया है। देन द लास्ट टाइप इज बेरिलियम ब्रोंज। अब बेरिलियम ब्रोंज में क्या रहेगा, 2 to 3% जो है बेरिलियम रहेगा, बाकी रेस्ट ऑफ बाकी क्या रहेगा, इसमें कॉपर रहेगा। इसके प्रॉपर्टीज किस तरीके से रहेंगे, देखो यहाँ पे high yield point and high fatigue limit. It has excellent cold and hot resistance. It can also be heat treated, or it has a Brenner hardness range from 340 bhn. ठीक है, तो हार्डनेस इसकी बहुत ज्यादा रहती है। कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो, स्प्रिंग्स बनाने में, हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में, कैम्स और बुशिंग्स बनाने में। Being non-sparking, it is utilized for making chisels and hammers under conditions where spark might cause an explosion. तो chisels और hammers जो आपके कारपेंट्री शॉप और मेटल शॉप्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो ये सारे टूल्स बनाने में बेरिलियम ब्रोंज का इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 4 different types of bronze। ये जो है हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके आगे का कंटिन्यू करें। Thanks for watching the video. That's it for today. I will be back with new and interesting contents in the next video. Till then, take care and goodbye. Do not forget to hit subscribe button for getting notified when I will be back with new videos.